हेलो दोस्तों, मैं आपका महावीर फ्रॉम नारायण ITI भिंदाई गाजीपुर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अर्धचालक पदार्थ से निर्मित युक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी हम डेफिनेशन दे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहेंगे। तो एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स एवं अन्य आवेश वाहक के गुणों व्यवहार एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन से हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एवं अन्य आवेश वाहक का मतलब यहाँ पर है प्रोटॉन्स। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक धनावेशी और दूसरा ऋणावेशी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऋणावेशी होता है और जो प्रोटॉन्स होता है वो धनावेशी होता है। तो यहाँ पर अन्य आवेश वाहक का मतलब है प्रोटॉन्स। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कितने प्रकार के अवयव प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर दो प्रकार के अवयव, दो प्रकार के कंपोनेंट प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से हम पहला जो अवयव है, जो कंपोनेंट्स हैं, उसे हम जानते हैं निष्क्रिय घटक के नाम से, और जो दूसरा कंपोनेंट्स है उसे जानते हैं हम सक्रिय घटक से। ठीक है। तो निष्क्रिय घटक को हम इंग्लिश में पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं और सक्रिय घटक को हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि निष्क्रिय घटक और सक्रिय घटक कहेंगे किसे या क्या होते हैं, इनमें क्या परिवर्तन होता है दोनों प्रकार के घटक में। तो जो हम पहला बात करते हैं निष्क्रिय घटक, तो हम पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो जो पुर्जे ओम एवं किरचॉफ के नियम की पालना करते हैं, जो पुर्जे ओम एवं किरचॉफ के नियम की पालना करते हैं, पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे अवयव जिनको कार्य कराने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही इनकी चालकता आदि गुण किसी अन्य वोल्टेज या करंट से नियंत्रित होती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पैसिव कंपोनेंट है, उस पैसिव कंपोनेंट को कार्य कराने के लिए किसी बाह्य स्रोत सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसको एक ही सप्लाई के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अर्थात हम इसको एक सप्लाई देंगे, उसी सप्लाई पर कार्य करने लग जाएगा। ठीक है। और इसके जो चालकता का गुण है वो किसी अन्य वोल्टेज या करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र रहता है। ठीक है। और यदि बात करें कि ऐसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इसे देखो, ये कंपोनेंट होते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है। ये पैसिव कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट किसे कहेंगे। एक्टिव कंपोनेंट किसे कहेंगे, तो एक्टिव कंपोनेंट की सेम यही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। जो ओम की नियम की पालना नहीं करते हैं, अर्थात जो पुर्जे ओम एवं किरचॉफ की नियम की पालना नहीं करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वे अवयव जिनको कार्य कराने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है और इन अवयवों की चालकता आदि गुण अन्य धारा एवं वोल्टेज के मान से नियंत्रित होती है। अर्थात जो इनकी चालकता है वो स्वतंत्र नहीं रहती है, किसी अन्य वोल्टेज या धारा के माध्यम से इसको नियंत्रित की जा सकती है, कम ज्यादा की जा सकती है। इनके एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, मॉसफेट इत्यादि। ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर्स जो डिवाइस है वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं और जो कंडक्टर से बनी होती है, ठीक है, वो पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की बारे में अध्ययन करने से पूर्व हमें परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो अब हम बात करेंगे परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना की बात करने से पहले हम बात करते हैं पदार्थ। ठीक है। अब दोस्तों, पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या है। ठीक है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस वायुमंडल के अंदर जो स्थान घेरता है और जिसमें कोई द्रव्यमान होता है, वे पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ अवस्था के आधार पर तीन रूपों में पाया जाता है, जो ठोस, द्रव और गैस कहलाते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे विद्युत के आधार पर। अपने जो उपयोगी है वो विद्युत के आधार पर है। तो विद्युत के आधार पर भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक को हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, अचालक को हम इंसुलेटर कहते हैं और अर्धचालक को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, चालक, अचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। अब बात यह आती है कि जो पदार्थ है ये किनसे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन कणों को हम अणु कहते हैं।
पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक अणु मिलेंगे तो वहां पर पदार्थ का निर्माण होगा। तो हम पदार्थ जो अणु है उस अणु की डेफिनेशन क्या देंगे, तो जो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी रासायनिक एवं भौतिक गुण विद्यमान हो और जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव हो, अणु कहलाता है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो अणु कहलाता है। जब हम अणु के और टुकड़े करते हैं तो वो परमाणु में विभक्त होता है। जब अणु के हम और टुकड़े करते हैं तो परमाणु में विभक्त होता है। अर्थात जो अणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण परमाणु कहलाते हैं, वो कण परमाणु कहलाते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे, तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो केवल उस पदार्थ के रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सके और जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव नहीं होता है, वो परमाणु कहलाता है। परमाणु इस प्रकृति का सबसे हल्का कण नहीं है, सबसे छोटा कण नहीं है। परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात जो ये परमाणु है, ये परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है और उन 3 कणों को हम नाम से जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो परमाणु है ये परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या है, ये जो प्रोटॉन है एक ये धनावेशी कण है, और इस प्रकृति का मूल कण है जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन आवेश के प्रति धनावेशी होता है और इसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और जो इसका द्रव्यमान है वो 1.672 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, 1.672 × 10⁻27 kg, और यदि हम ग्राम में बात करें तो 1.672 × 10⁻24 kg। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा जो कण है वो है न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी एक प्रकृति का मूल कण है, लेकिन न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। तो हम यदि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg। ठीक है, और यदि हम ग्राम में बात करें तो 1.672 × 10⁻24 kg। ठीक है, और जो तीसरा कण है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स है ये आवेश की प्रति ऋण आवेशी होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के अंदर ऋण प्रकार का आवेश होता है और जो इसका आवेश है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के होते हैं। अर्थात प्रोटॉन धनावेशी होता है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 kg होता है, और यदि हम ग्राम में बात करें तो 9.108 × 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इस प्रकृति में सबसे हल्का जो कण है वो इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे जो हल्का कण है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यदि बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं इन दोनों के जो है इनके द्रव्यमान में क्या समानता है, तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना भारी होता है। अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1845 गुना होता है। अर्थात 1845वां भाग होता है। ठीक है, और इस प्रकृति का सबसे जो हल्का कण है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि इस प्रकृति का सबसे हल्का कण, तो हम आप सीधे सीधे जवाब दोगे कि इस प्रकृति का सबसे जो हल्का कण है वो है इलेक्ट्रॉन्स, और इसका द्रव्यमान है 9.108 × 10⁻31 kg। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम जान चुके हैं कि जो परमाणु है ये परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये परमाणु में जो 3 कण है वो कहां अवस्थित होते हैं, कहां रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम परमाणु संरचना के बारे में बात करते हैं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस परमाणु की जो संरचना है वो सौरमंडल के समान होती है। परमाणु की जो संरचना है वो सौरमंडल के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार सौरमंडल के केंद्रीय भाग में सूर्य होता है और उसके चारों ओर कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार
प्रकार जो परमाणु है उस परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जो नाभिक कहलाता है, और उस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक की। तो नाभिक क्या है? परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अंतरा आणविक बल के कारण बंधे होते हैं। ठीक है, तो नाभिक है, नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग, और परमाणु के केंद्रीय भाग के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अंतरा आणविक बल के कारण बंधे होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, ये केंद्रीय भाग होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक के चारों ओर क्या बने होती है? कक्षाएं बनी होती है। ऐसे कक्षाएं बनी होती है, और इन कक्षाओं के अंदर उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है, और इन कक्षाओं के जो आकृति है वो दीर्घवर्तीय होती है। तो जो कक्षाओं की आकृति दीर्घवर्ती होती है, अर्थात अंडाकार, यानी इसकी जो आकृति बिल्कुल गोल नहीं होती है, हल्की से ऐसे पिचकी हुई होती है, अंडे के समान होती है। ठीक है, और जो कक्षा, इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो प्रकार की गति करते हैं। ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दो प्रकार की, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स स्थिर नहीं रहेगा, ये गति करेगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अवस्थित रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करेंगे, और दोनों जो है ये अंतरा आणविक बल के कारण बंधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार की गति करते हैं। तो कौन कौन सी गति है वो? तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो प्रकार की गति, उसमें पहली गति है अक्षीय गति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पिन मोशन। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस अपने अक्ष के ऊपर लट्टू की भांति घूमना अक्षीय गति कहलाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और दिन और रात बनता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी अपने चारों ओर अपने अक्ष पर एक गति करता है, जिसे हम अक्षीय गति कहते हैं, इंग्लिश में हम स्पिन मोशन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो गति है वो कक्षीय गति है। दूसरी गति कौन सी है? कक्षीय गति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो अपनी कक्षा में रहते हुए, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स की ये कक्षा है, तो इस कक्षा में रहते हुए इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना कक्षीय गति कहलाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम जान चुके हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो प्रकार की गति करता है, अक्षीय गति और कक्षीय गति, और दोनों गति के बारे में जान चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखो, ये नाभिक है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अवस्थित है, और इस नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं बनी होती है। ये कक्षाएं कितनी भी हो सकती है, जो परमाणु क्रमांक के ऊपर, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो देखो ये दोनों कक्षाएं हैं, ये नाभिक है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अवस्थित है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस एक परमाणु के अंदर ये जो तीनों कण है इस प्रकार से अवस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो परमाणु होता है उस परमाणु की एक परमाणु संख्या होती है। क्या होता है? परमाणु संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे? परमाणु संख्या हम किसे कहेंगे? तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की संख्या, यानी कोई भी ये जो जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु के जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, जो कक्षाएं उनमें है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में से एक की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, उसके बाद में आता है परमाणु भार, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट किसे कहेंगे? अब हमने अभी पहले पढ़ा है कि जो ये परमाणु संरचना है, इस परमाणु संरचना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकृति का सबसे हल्का कण है, अर्थात इसका जो भार है वो न के बराबर होता है। तो परमाणु का जो भार होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के कारण होता है। जो परमाणु का भार होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के कारण होता है। तो हम परमाणु भार किसे कहेंगे? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या परमाणु भार कहलाएगी। ठीक है, तो जो नाभिक में अवस्थित टोटल कण उस परमाणु का भार कहलाते हैं। ठीक है, और जो संख्या उसकी चारों कक्षाएं होती है, उस कक्षा में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन्स उस परमाणु का नंबर कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, परमाणु संख्या कहलाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि जो परमाणु संरचना के कुछ नियम होते हैं। जो परमाणु की हम संरचना करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, उसके या कक्षाएं होगी, उनके कुछ नियम्स होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो जो परमाणु संरचना की जो नियम है, अब उनकी हम बात करेंगे। तो सामान्य अवस्था, देखिए दोस्तों, सामान्य अवस्था में जो एक परमाणु है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा ऊपर कि इसमें दो प्रकार के कण होते हैं, वो प्रोटॉन्स और दूसरा न्यूट्रॉन्स और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें दो जो तीनों प्रकार के जो कण हैं, उन तीनों प्रकार के कण में से दो जो कण हैं वो आवेशित होते हैं, जिसमें एक धनावेशी होता है और दूसरा ऋणावेशी होता है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, ये जो सामान्य अवस्था में जो प्रोटॉन्स जो परमाणु है, ये परमाणु उदासीन क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जो अपना जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है वो धनावेशी होता है, इलेक्ट्रॉन्स है वो ऋणावेशी होता है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश का मान बराबर होता है। यानी धनावेश और ऋणावेश का मान बराबर होता है, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए सामान्य अवस्था में परमाणु आवेश के प्रति उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती है, उन कक्षाओं को हम, जो नाभिक की चारों ओर कक्षाएं बनी होती है, इस कक्षाओं को हम KLMNOP से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो कक्षाएं कहलाएगी, K से स्टार्ट करेंगे, जितनी कक्षा बढ़ती जाएगी हम आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो हम किस प्रकार करते हैं? तो जो प्रथम 4 कक्षा है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का वितरण 2n² सूत्र के अनुसार करते हैं, और n यहां पर है वो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षाओं की संख्या। ठीक है, समझ में आए दोस्तों? इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि जो परमाणु है, उस परमाणु की जो अंतिम कक्षा है, उस अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और अंतिम से पहले वाली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें कि जब तक कोई कक्षा का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक किसी कक्षा का अष्टक पूर्ण नहीं हो जाता, यानी जब तक किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो जाते, उससे पहले अगली कक्षा का निर्माण नहीं होगा। अर्थात एक कक्षा का अष्टक पूर्ण होने के बाद ही अगली कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि जो 2n² सूत्र है, उसके अनुसार जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम वितरित कर सकते हैं? तो 2n सूत्र अनुसार हम K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स वितरित कर सकते हैं, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वितरित कर सकते हैं, M कक्षा में 18 और N कक्षा में 32। देखो यहाँ पर K का मतलब कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4। जो 2n², 2n यहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अपना सूत्र है 2, यहाँ पर आ गया n यानी कक्षा है दूसरी अपनी। तो ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 × 2 = 8। ठीक है, आगे हम बात करें तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 × 2 = 18। ठीक है, इसी प्रकार आ गया यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16 × 2 = 32। ठीक है, तो जो प्रथम 4 कक्षा है उसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें कि जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है, देखिए दोस्तों, ये जो परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, नाभिक की पहली कक्षा या दूसरी कक्षा, या हो सकता है ये अंतिम कक्षा हो। ठीक है, तो जो परमाणु है, इस परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है, इस अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अर्थात यदि ये परमाणु है और इस परमाणु की अंतिम कक्षा है, तो अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और इन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया कि परमाणु की अंतिम कक्षा में जो उपस्थित होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जिस प्रकार से ये परमाणु है, परमाणु की जो अंतिम कक्षा है मान लिया ये, तो इस अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगी। ठीक है, और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है इसके, देखिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इंग्लिश में कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो जो परमाणु की अंतिम कक्षा है, जो अंतिम कक्षा है, उस अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के प्रति आकर्षण बल कम होता है। जो ये जैसे मान लो ये परमाणु है, इस परमाणु की अंतिम कक्षा है, उस अंतिम कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपके, उस इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के प्रति आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो जो जिनका नाभिक के प्रति आकर्षण बल कम होता है उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन्स जिनको सहसंयोजी बंध में स्थान नहीं मिलता, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सहसंयोजी बंध में स्थान नहीं मिलता, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सहसंयोजी मतलब क्या है? कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है, उसके साथ संयोग करता है, तो उसके हो सकता है कि अंतिम परमाणु के कुछ जो अंतिम कक्षा है उसके परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन्स को जो सहसंयोजी बंध स्थापित करने के लिए कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। जैसे कि हम एक पंचसंयोजी पदार्थ लेते हैं और एक चतुर्संयोजी पदार्थ का परमाणु लेते हैं। चतुर्संयोजी का मतलब अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पंचसंयोजी का मतलब अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यदि हम चतुर्संयोजी और पंचसंयोजी का संयोग करवाते हैं, तो चतुर्संयोजी जब पदार्थ में हम पंचसंयोजी की डोपिंग करवाएंगे, इसमें ये स्थापित करेंगे, इसके साथ इसका क्रिया करवाएंगे, तो क्या होगा कि देखो ये चतुर्संयोजी का ये परमाणु है और ये पंचसंयोजी की अंतिम कक्षा है। ठीक है, तो अब जब दोनों संयोग करेगी तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है
और जो पंचसंयोजी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेंगे, सहसंयोजी बंध स्थापित कर लेंगे। देखो इसने इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया, इसने इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया, इसने इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया, इसने इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स को सहसंयोजी बंध स्थापित करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह गया। यहाँ पर क्या रह गया, फ्री रह गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर फ्री रह गया तो इसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको जो परमाणु संरचना के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो आगे हम बात करेंगे वो बात करेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।